हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गॉस थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं। तो गॉस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो कीवर्ड ध्यान में रखना पड़ेगा। वो दो कीवर्ड है इनक्लोज्ड चार्ज एंड 3D स्ट्रक्चर। फिर से सुनना, इनक्लोज्ड चार्ज और 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर वो सारे स्ट्रक्चर होंगे जिसके वॉल्यूम होते हैं। चार्ज उसी स्ट्रक्चर के अगर अंदर होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो हम लोग गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही था कि गॉस थ्योरम लगाते कब है, तो आंसर है जब भी चार्ज 3D स्ट्रक्चर के अंदर होगा। तो देखना गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, समझना। देखना एक चार्ज है यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर के अंदर है, मान लेते हैं ये एक स्फीयर है, ठीक है। तो अपने को ये पता होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलर पास होता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलता है। देखना ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकला, ये भी बाहर की तरफ निकला। तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल सकते हैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर, दिख रहा है ये। तो आंसर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल सकते हैं। तब तो अब हम लोग आंसर कैसे दे पाएंगे कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इनफाइनाइट है और भी बहुत सारे निकलेंगे। अब हम लोग के पास कोई तरीका नहीं बचा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने का। तो इस केस में जब एक चार्ज इनक्लोज्ड होगा, जरूरी नहीं कि एक ही चार्ज इनक्लोज्ड हो, जितने भी चार्ज स्ट्रक्चर के अंदर 3D स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज्ड होगा उसका हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएंगे। तो क्या यूज करेंगे, गॉस थ्योरम यूज करेंगे। कैसे, तो देखना गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी कोई भी चार्ज एक 3D स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज्ड होगा, 3D स्ट्रक्चर का मतलब हो गया क्लोज्ड सरफेस, तो यहां का अगर अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, इस के अंदर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है कितना, तो हम लोग को क्या करना है देखना। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो भी चार्ज इसके अंदर इंक्लोज्ड होगा क्यू, उसका मल्टीप्लाई कर दो 1/ε0 के टाइम। फिर से समझना, जब भी अपने को स्ट्रक्चर के अंदर चार्ज दिया होगा और वो स्ट्रक्चर 3D होगा, तो हम लोगों को अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो वहां पर क्या करेंगे कि जो भी चार्ज उस स्ट्रक्चर के अंदर होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1/ε0 के साथ। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो Q/ε0 निकल जाएगा। तो यहां पर देखना इसका स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये रहा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, वो रहा क्लोज्ड सरफेस। और एक चीज अपन समझ लेते हैं, ये जो क्लोज्ड सरफेस होता है ये 3D सरफेस होता है, या इसी को अपन गॉसियन सरफेस बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसी को 3D सरफेस या गॉसियन सरफेस, क्योंकि क्लोज सरफेस है, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, ये दिख रहा है 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जो भी चार्ज उस सरफेस के अंदर होगा उसका मल्टीप्लाई कर दो 1/ε0 के टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, Q/ε0। इसको ऐसे भी लिखा मिलता है फाई E इक्वल टू, ये देखना Q लिखे यहाँ पर इनक्लोज्ड, ऐसे लिख दिए इनक्लोज्ड अपॉन ε0। इंपॉर्टेंट क्या है, वो चार्ज सरफेस के अंदर होना चाहिए, बाहर वाले के लिए नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग को यही प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो देखना इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखना प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक 3D स्ट्रक्चर लेने वाले हैं जिसके अंदर एक चार्ज होगा। तो कंसीडर अ स्फीयर, एक स्फीयर ले लेते हैं, ये भी तो 3D होता है, इसका वॉल्यूम होता है। कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r in which charge q is enclosed, जिसके अंदर एक चार्ज इंक्लोज्ड होगा। तो देखना ये अपन बनाए वो स्फीयर, ठीक है। ये रखे अपन चार्ज q, इसका रेडियस है r, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे इस वाले स्टेटमेंट में कि फाई इक्वल टू Q/ε0 या Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0 होता है। तो इसके लिए क्या करना है, देखना यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये छोटा सा एरिया जगह जगह कंसीडर करते जाएंगे, यहाँ पर हर जगह करते जाएंगे, तो हम लोग के पास क्या होगा, पूरा सरफेस पता चल जाएगा। ये पूरा सरफेस हम लोग को पता चल जाएगा। जगह जगह का छोटा छोटा हम लोग एरिया लेंगे तो हम लोग कहां तक पहुंच जाएंगे, पूरे सरफेस के अकॉर्डिंग जितना फ्लक्स निकलने वाला है वो पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एरिया लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा का पूरा क्या होगा, फ्लक्स निकल जाएगा। तो देखना हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि छोटा सा एरिया लेके इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल आंसर दे देता है वो। तो हम लोग यहाँ पर फिर से बनाता हूँ ये डायग्राम। ये बना एक स्फीयर, यहाँ पर एक चार्ज है Q जिसका रेडियस है यहाँ पर r, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। अब हम लोग एरिया वेक्टर में पढ़े थे कि एरिया वेक्टर
इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये एरिया वेक्टर, ये अगर सरफेस है ऐसा, ये सरफेस अगर ऐसा बना है तो इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, इस तरफ, देखना। तो ये हो गया डीए। डीए क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ छोटा सा एरिया है, ठीक है, तो स्मॉल एरिया तो डीए। अब यहां इस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले भी पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है। तो हम लोग अगर यहां पर इसी पॉइंट को मैं लिख देता हूं पी पॉइंट है, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो कैसे करूंगा, देखना। यहां पर कुछ नहीं होता तो टेस्ट चार्ज होता है, इस जगह पे क्या होता है, तो आंसर है क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज होता है। तो टेस्ट चार्ज कैसा होता है, प्लस नेचर का होता है, जैसा हम लोग कुछ पहले लेक्चर में भी किए थे। तो देखना, इस प्लस चार्ज के कारण ये प्लस वाला चार्ज इधर रिपल करेगा इधर, और जिस डायरेक्शन में ये रिपल करेगा, जिस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में इसका क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन। ऐसा हम लोग कुछ पहले लेक्चर्स में पढ़े थे। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, देखना, फॉर स्मॉल एरिया एंड क्लोज्ड स्ट्रक्चर, या फिर क्लोज सरफेस लिख देते हैं, क्लोज सरफेस, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डीए, और ये क्लोज था ऐसा हम लोग पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर लेक्चर क्लियर होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लेक्चर में मैं एकदम एंड में बताया था कि अगर स्मॉल एरिया के लिए हम लोग को फ्लक्स निकालना है और साथ ही साथ वो अगर क्लोज सरफेस होगा तो उसके लिए हम लोग फ्लक्स का क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए। जिनको ये समझ नहीं आया कि कहां से आ गया, वो लेक्चर नंबर 15 को रेफर कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 15 के आखिरी में इसके बारे में अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज बनाने का कारण क्या था, ये सरफेस क्लोज है, अगर क्लोज सरफेस नहीं होता तो इसको हटा देते। तो देखना, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। तो ये हो गया फाई ई इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट को तोड़ते हैं हम लोग। तो देखना, डॉट प्रोडक्ट टूटेगा ई डीए कॉस थीटा, ठीक है, जिसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे ई और डीए का, तो ई डीए कॉस थीटा। अब थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डीए, तो ई को देखना और डीए को देखना, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो सेम डायरेक्शन होने पर एंगल कितना होता है, तो आंसर है 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग कितना पुट करेंगे, 0 डिग्री। तो देखना, ये हो गया ई डीए कॉस 0, अब कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो गया ई डीए, क्योंकि कॉस 0 सिंस cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। अब यहां पर देखना, स्मॉल क्वांटिटी क्या है, d के साथ एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एरिया नहीं है ना, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए, इसको बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, dA। अब इसको इक्वेशन मानते हैं। इसके बाद देखना आगे कैसे होगा, ये जो लिखा हुआ है क्लोज्ड इंटीग्रेशन या साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dA, इसका मीनिंग होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। कैसे पता चला इसका मीनिंग टोटल सरफेस एरिया होता, तो देखना, ये क्या लिखा है, डीए। डीए का मतलब हो गया स्मॉल एरिया, इसको हम लोग क्या किए हैं, इंटीग्रेट किए हैं। तो किसी भी चीज को इंटीग्रेट करते हैं वो तो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अब छोटा एरिया क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है, लेकिन बड़ा होकर के कहां तक होगा, वो कितना उसका एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना क्या लिखा है, ये एक गोला बना है, मतलब ये क्लोज सरफेस जो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं उसके एरिया के बराबर हो जाएगा ये एरिया। तो यहाँ का क्लोज सरफेस क्या था, तो यहाँ पर जो क्लोज सरफेस लिए वो एक स्फीयर लिए हैं, तो स्फीयर का स्मॉल एरिया होगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा एरिया कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो क्लोज सरफेस बता रहा है वो कहां तक कन्वर्ट हो जाएगा, वो पूरे के पूरे क्लोज सरफेस का एरिया ले लेगा। मींस ये हो गया टोटल सरफेस एरिया किसका, ऑफ स्फीयर, जो सरफेस हम लोग माने थे यहाँ पर। तो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। अब हम लोग इसको करते हैं पुट इन फर्स्ट। तो देखना, ये हो गया फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब अपने को एक चीज और पता होना चाहिए कि ये पॉइंट चार्ज था, क्यों, इसके कारण यहां पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन जो भी डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का आर स्क्वायर। तो देखना यहाँ पर अपन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग यहाँ खुद जो भी चीज कट रहा है उसको काट करके देखना, तो जो फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको कट करके देख सकते हैं, वही बचने वाला है, ठीक है। यहाँ तक तो पहले यहाँ तक नोट कर लेना है, इसके बाद कुछ और बात करते हैं हम लोग इसके आगे। तो वीडियो को रोकना और नोट करना, ठीक है। मैं इधर का मिटाने वाला हूं। तो अब क्या है, कुछ रिजल्ट देखते हैं इसमें, एक रिजल्ट इसमें देखते हैं कि एक रिजल्ट अपने को क्या मिला।
तो यहाँ इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखना रिजल्ट में क्या है, मान लेना कि ये जो स्फीयर था इसका मैं रेडियस डबल कर दूं। देखना ये रेडियस आर है, अब इसका रेडियस अगर मैं डबल कर दिया, मान के चलना ये स्फीयर आप ऐसा हो गया, ठीक है, और इसका रेडियस अब कितना हो गया है 2r, ठीक है, रेडियस डबल कर दिया। तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकला है वो चेंज होगा? तो देखते हैं चेंज होगा कि नहीं। तो देखना ये वाले स्टेप को देखते हैं अपन, ये वाले स्टेप को देखते हैं, ये देखना, ठीक है। मैं ये वाले स्टेप को यहाँ पर लिखता हूं, ये लिखा मैं फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखना जब हम लोग ये वाले स्टेप को पहुंचे थे तो उस समय हम लोग का रेडियस कितना था, स्मॉल आर था। अब जब हम लोग इसको डबल कर दे रहे हैं तो मीन्स हम लोग यहाँ पर छोटा एरिया लिए होंगे, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या दिख रहा है 2r। तो ये जो स्पेयर दिख रहा है ब्लू कलर का, इसका रेडियस कितना हो गया 2r। तो देखना यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो एरिया यहाँ पर दिख रहा है 4 पाई, अब r नहीं रहा, वो क्या हो गया है, वो हो गया है 2r का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अब ये वाले को देखना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां पर कितना निकलेगा, तो अब डिस्टेंस वहां का तो चेंज हो गया है, तो देखना कितना होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब यहां से लेकर के यहां का डिस्टेंस क्या है 2r, पहले तो r था, तो यहां क्या हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। तो देखना यहां से फिर से ये 2r का स्क्वायर ये कट जाएगा, ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो यहां पर फिर से कितना बच रहा है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे रिजल्ट क्या समझ में आया, इससे रिजल्ट ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स does not depends upon radius of Gaussian surface। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे 1 मार्क्स क्वेश्चन आ भी चुका है। उस क्वेश्चन में क्या बोला जाता था कि गॉसियन सरफेस का अगर रेडियस डबल कर दिया जाएगा तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, तो आंसर है नो चेंज। अभी हम लोग करके देखें, रेडियस डबल करने के बाद भी वो कट जा रहा है, क्योंकि जितना क्वांटिटी यहां पर बढ़ रहा है नीचे में भी उतनी क्वांटिटी बढ़ जा रहा है, तो बार बार वो कैंसिल होते जाएगा। इसलिए गॉसियन सरफेस के रेडियस पर कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला यहां से। अब कुछ क्वेश्चन पे इसको देखते हैं अप्लाई करके हम लोग, ठीक है। तो ये वाले को नोट कर लेना, मैं इस वाले को पूरा मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं, देखना क्या है। एक स्पेयर दिया हुआ है, ठीक है, ये स्पेयर है, ठीक है। इसके अंदर में जो चार्ज रखा हुआ है वो रखा हुआ है मान के चलना 5q, ठीक है, और एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है 3q। अब हम लोग को बोल रहा है कि बताओ यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया है और हम लोग से पूछ रहा है कि बताओ यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। तो दिख रहा है यहाँ पर कि एक स्पेयर है, मतलब ये 3D स्ट्रक्चर है, उसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है, तो अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, गॉस थ्योरम। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखना गॉस थ्योरम क्या बोलता है, जितना भी चार्ज उस 3D स्ट्रक्चर के अंदर होगा, तो यहाँ पर 3q तो स्ट्रक्चर के बाहर है, ये वाला देखना। तो अपन ये जो 3q दिख रहा है इसको तो ले नहीं सकते, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर के बाहर निकल गया ना, तो जो बाहर निकल गया उसका काम नहीं है, जो अंदर है बस उसी का काम है। तो चार्ज इनक्लोज लेते हैं अपन, ऐसा लिखते हैं इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो चार्ज इनक्लोज यहाँ कितना दिखा, तो आंसर है 5q दिखा, तो यहाँ लिखेंगे 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया यहाँ का आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक स्पेयर है, ठीक है, फिर से एक स्पेयर में लिया, 3D स्ट्रक्चर अपन कुछ भी ले सकते हैं, एक स्ट्रक्चर लिया मैं यहाँ पर, एक डायपोल को मैं रख दिया यहाँ पर। डायपोल का मतलब हो गया -q से इधर +q तक जाता है, ये पता होगा अपने को। अब यहाँ पर हम लोग से पूछा कि बताओ यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, फाई ई इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू लिखने का मतलब वही हुआ, या क्यू इनक्लोज्ड लिखो वही मतलब हुआ। तो अपने को ये पता हो यहाँ पर जो भी चार्ज लिखते हैं वो अंदर वाला चार्ज होता है। तो देखना इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ तो 2 चार्ज है, अब अपने को पता है ना चार्ज को तो डायरेक्ट ऐड किया जा सकता है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज प्रॉपर्टीज में पढ़े हम लोग। तो यहाँ पर चार्ज कौन कौन से, एक -q है और एक +q है, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ का आंसर कितना दिख रहा है, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, 0। तो कभी भी एक क्वेश्चन अगर आया ऐसा कि एक डायपोल को क्लोज सरफेस में रखेंगे तो बताओ कितना वहां का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आंसर है 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 3 मैं ऐसा रखा, एक हेमिस्फेयर बनाता हूं मैं, हेमिस्फेयर भी तो 3D स्ट्रक्चर ही होता है, और उसके यहाँ पर सेंटर पस में अगर चार्ज को रख दिया Q, ठीक है, ये एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो हेमिस्फेयर भी जो
होता है वो भी तो 3D होता है, स्फीयर का आधा होता है। अब हम लोग से कोई पूछ दिया कि बताओ यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा फिर से, तो अब अपने को क्या दिख रहा है कि ये जो Q है किसी से इंक्लोज नहीं है, ये तो सरफेस पे रखा हुआ है सेंटर पर। इसको कुछ ऊपर भी ऐसा होता तब तो ये चार्ज किसी के अंदर इंक्लोज होता। तो सबसे पहला काम यहाँ क्या होगा कि जो भी अपने को डायग्राम दिया होगा उसके साइमेट्रिक डायग्राम अपने को बनाना पड़ेगा ताकि वो चार्ज अब इंक्लोज हो जाए। तो यहाँ पर चार्ज को इंक्लोज करने का तरीका एक ही हो सकता है, एक ऐसे बना दे अपन तो ये कंप्लीट स्फीयर बन गया। अब स्फीयर के अंदर कितना चार्ज दिख रहा है, तो देखना इसका सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं फॉर स्फीयर। यहाँ कोई कंफ्यूज मत होना कि ये कहां से आ गया, धीरे धीरे करते करते समझ आने लगेगा कि अपन कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अभी तो फिलहाल दिख रहा है हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर तो स्फीयर का ही आधा होता है और ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है, उसके सरफेस में ऊपर में रखा हुआ है, अंदर में तो नहीं था। तो हम लोग को वो चार्ज को क्या करना था, इंक्लोज करना था। तो चार्ज को इंक्लोज करने के लिए कैसे भी करके एक 3D स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, साइमेट्रिक भी होना चाहिए। तो एक हेमिस्फीयर का 3D स्ट्रक्चर जो होता है साइमेट्रिक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्फीयर। तो देखना यहाँ स्फीयर बन गया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, अगर हम लोग स्फीयर के लिए निकालेंगे तो यहाँ का फ्लक्स कैसे निकलेगा, इस स्फीयर को देखना, टोटल चार्ज कितना है Q और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बट अपने को पूछा किसके लिए गया था, फॉर हेमिस्फीयर के लिए पूछा गया था। तो हेमिस्फीयर के लिए क्या करेंगे, देखना ये जो फाई ई निकला हुआ है एक स्फीयर का Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे, क्योंकि एक स्फीयर को आधा करते हैं तो हेमिस्फीयर मिलता है। तो उसी तरीके से जो ये फ्लक्स निकला ये तो टोटल स्फीयर का निकला है ना, तो अपने को अगर हेमिस्फीयर का निकालना पड़ेगा तो उसको भी क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। तो अपना आंसर कितना निकल गया यहाँ से, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आंसर आ गया अपने पास, तो इसको नोट करना। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दो और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक सेमी सिलेंडर दिया हुआ है और ये सेमी सिलेंडर के सरफेस के ऊपर में एक चार्ज रखा हुआ है Q। तो पूछता है बताओ यहाँ का फ्लक्स कितना। तो ये चार्ज अभी इंक्लोज तो नहीं है, ये चार्ज के ऊपर में भी तो कुछ होना चाहिए था तब ये चार्ज इंक्लोज होता। तो ये अपने को एक हाफ सिलेंडर दिख रहा है जिसको सेमी सिलेंडर बोलते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर मैं एक सिलेंडर का, टोटल सिलेंडर का अगर मैं फ्लक्स निकाल लूं और उसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो क्या वो सेमी सिलेंडर का निकलेगा, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर किए थे। एक स्फीयर के लिए हम लोग टोटल फ्लक्स निकाल लिए थे और इसको क्या किए, डिवाइड बाय 2 कर लिए, तो किसके लिए निकल गया था, हेमिस्फीयर के लिए। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना पड़ेगा। तो इसको इंक्लोज करने के लिए एक और सेमी सिलेंडर ऊपर की तरफ बनाना पड़ेगा हम लोगों को, तभी तो टोटल सिलेंडर कंप्लीट होगा। और जब टोटल सिलेंडर कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल आंसर सिलेंडर का निकलेगा, फिर उसी को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो किसका निकल जाएगा, सेमी सिलेंडर का। तो कंप्लीट करते हैं इसको। तो देखना यहाँ पर मैं इसका साइमेट्रिक ऊपर हाफ सिलेंडर और ड्रॉ करता हूँ, सेमी सिलेंडर ये ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये टोटल सिलेंडर का अगर मेरे से पूछता कि फ्लक्स इस सिलेंडर का कितना है, तो हम लोग क्या करते, टोटल चार्ज को डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर देते, तो ये आंसर सिलेंडर का निकलता। लेकिन हम लोग को पूछा क्या था, सेमी सिलेंडर का पूछा है। तो सेमी सिलेंडर के लिए क्या करेंगे, टोटल सिलेंडर का आंसर को डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो फाइनल आंसर हम लोग के पास कितना आ गया, तो इसका आंसर आ गया हम लोग के पास Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो गया हम लोग के पास। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्यूब दिया है, लेकिन हम लोग को क्यूब के लिए अब फ्लक्स नहीं पूछा है, हम लोग को पूछा है एक स्क्वायर के लिए। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो क्यूब होता है वो 6 स्क्वायर को कंबाइन करने पर बनता है। तो हम लोग को एक स्क्वायर के लिए पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल क्यूब के लिए आंसर निकालते हैं। तो देखना अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा इस क्यूब का तो आंसर कितना होगा, ये क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो आंसर निकला एक क्यूब का निकला, मतलब ये कितने स्क्वायर के लिए आंसर निकल गया, तो ये निकला है फॉर 6 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर के लिए आंसर निकला, क्योंकि ये क्यूब तो 6 स्क्वायर से मिलके बनेगा। हम लोग को कितने के लिए निकालना है, 1 स्क्वायर के लिए निकालना है। तो क्या करेंगे, इस टोटल को, ये जो 6 स्क्वायर का आंसर था उसको डिवाइड कर देंगे क्या 6 के साथ, तभी तो 1 स्क्वायर का आंसर देगा। तो ये आंसर कितना आने वाला है, देखना 1 स्क्वायर, 6 स्क्वायर को कंबाइन करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो 1 स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन कितना, तो डिवाइड बाय 6, तो 1 स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। तो ये कितना हो गया, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये निकल गया। अब हम लोग को इसी में कोई पूछता कि बताओ फ्लक्स 2 स्क्वायर का कितना होता, तो हम लोग क्या करते हैं, देखना अगर हम लोग को 2 स्क्वायर के लिए पूछ रहा है तो 1 स्क्वायर का आंसर कितना है, तो ये लिखे अपन Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये 1 स्क्वायर का आंसर है। तो अपने को कितने स्क्वायर के लिए निकालना है, 2, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कट गया 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया, Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर निकला अपने पास। अगर हम लोग से फिर कोई पूछ देता कि बताओ 6 स्क्वायर के लिए, तो अगर हम लोग को 6 स्क्वायर के लिए पूछता तो 1 स्क्वायर का आंसर कितना है, तो
तो आंसर है q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। हम लोग को 6 के लिए निकालना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6, ये कट जाता 6 तो क्या आता q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखना ये जो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है और ये जो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये देखना दोनों को, ये दोनों बराबर आ रहा है। तो अभी मैं बताया भी था कि 6 स्क्वायर कंबाइन करेंगे तभी एक क्यूब बनता है। तो एक क्यूब का जो आंसर है वो 6 स्क्वायर के आंसर के बराबर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्क्वायर का आंसर कितना होना चाहिए, इतना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, तो उसका एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लो। थैंक यू।